ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है क्या? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो गाइज आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में आई थिंक तो सीड के ऊपर स्टडी कर रहे थे हम, यस और नो? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो देखो ऐसा है कि सीड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ का। ऐसा है कि इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर आई थिंक सो हमने पढ़ा था, हमने जो स्टडी किया था दैट वाज कि सीड क्या है, सीड और ग्रेन में डिफरेंस क्या है, सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और सीड की क्लासेस जो आपकी थी क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। ओके। और उसके बाद आई थिंक सो हमने ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकैल्सिट्रेंट सीड को भी स्टडी कर लिया था। एम आई राइट? ओके। चलिए, नहीं किया था तो इसके बाद और क्या किया था? जेनेटिक प्योरिटी को, वो तो आपका सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है क्या? इसके अलावा कुछ और स्टडी किया था? एक बार दिखा सकते हो मुझे? न्यूक्लियस, क्लासेस, सीड करेक्टर, सीड। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो आगे आपका जो स्टडी करते हैं उसमें देखो काफ़ी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी बार बार आती हैं, ठीक है? अभी आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, एम आई? यस और नो? सभी लोग? अच्छा, अगर आंसर नहीं आया तो क्या किया जाएगा? आंसर नहीं आया तो क्या किया जाएगा? चलो, एक चीज और बोलता हूं, आपको अगर करवाया हुआ क्वेश्चन होगा तो क्या किया जाए? आपको अगर करवाया हुआ क्वेश्चन आ जाए तो क्या किया जाए? अब नहीं बोलोगे? हाँ। एक छोटा सा फाइन क्रिएट करें, 5 रुपए, है ना? मेरे अकाउंट में नहीं डालने, डोंट वरी, मुझे आपसे इतनी वो नहीं चाहिए। इंडियन आर्मी के अकाउंट में डालोगे, ठीक है? मंजूर है सब लोग? ऑनलाइन वाले भी सारे ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं 5 रुपए मांग ली, जान मांग ली है। और वो भी तब जो आपको करवाया हुआ है। पीछे वाले आगे आ जाओ भाई, आ जाओ। तू कैसे सोया हुआ क्या अभी? नींद उठ गया है तो दुखी कैसे? आगे आ जा भाई। अरे आगे आ जा, एक ही बात है। बराबर आ जा शिव के। चलिए, देखो डियर, क्वेश्चन आपके हैं। डोंट वरी, क्वेश्चन आपके टॉपिक के होंगे भाई, और वो भी एग्जाम के होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, सॉइल वाटर पोटेंशियल इन फील्ड कैन बी मेजर्ड बाय। हाथ खड़े करना है केवल, बोलोगे कुछ भी नहीं। बहुत ही बढ़िया। आर यू श्योर? इसके टेंशियोमीटर के अलावा कोई आंसर करना चाहता है? चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका राइट हुआ, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रे स्पेक ऑफ व्हाट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जरा हाथ खड़े करना एक बार बहुत अच्छे से। केवल 3? बाकी लोगों का क्या होगा? हाँ, परमजीत ऑनलाइन में। जिंक, वेरी गुड। ओके, अमृत। मैग्नीज, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या जाएगा इसका? मैग्नीज, ठीक है। चलिए,
अगला हमारा है ए सोइल विद पीएच लेस देन 8.5, ईसी इज मोर देन 4 एंड ईएसपी इज मोर देन सॉरी लेस देन 15%. व्हाट विल बी द आंसर? सेलाइन सॉइल, सेलाइन एल्केलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल और एसिडिक सॉइल. देखो ये समझ लेना कि आपके एडीओ के अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो समथिंग लाइक इसी प्रकार के होते हैं, कोई अलग नहीं होंगे क्वेश्चंस. ठीक है, यही लेवल, यही आपका अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए बताइए. बहुत ही बढ़िया. ओके, पूजा बताइए बेटा आंसर. क्या? सेलाइन सॉइल. गुड, वेरी गुड, क्योंकि पीएच जो होता है वो इसका लेस देन 8.5 होता है और ईसी जो होता है वो आपका मोर देन 4 होता है. और अगर हम बात करेंगे ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज तो वो आपका इसका लेस देन 15 होता है और सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो भी इसका लेस देन 13 होता है. उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे सेलाइन एल्केलाइन की तो इसमें आपका पीएच जो होता है वो आपका मोर देन 8.5 होगा और ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा वो आपका मोर देन 4 होगा, ईएसपी जो होगा वो मोर देन 15 होगा और जो एसएआर होगा वो भी आपका मोर देन 13 होगा. इसमें सारी वैल्यूज ज़्यादा रहती हैं, डोंट वरी. ये हम जब से आपकी सॉइल को पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लमेटिक सॉइल आपका टॉपिक आता है, उस समय इसको प्रॉपर करने का काम किया जाएगा. लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, कभी नहीं देखा है, तो केवल इतना याद कर लेना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ. एल्केलाइन सॉइल में अगर हम बात करेंगे तो पीएच भी आपका मोर देन 8.5 होगा और ईएसपी यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होगा वो मोर देन 15 होगा, एसएआर जो होगा वो मोर देन 13 होगा और अगर हम बात करते हैं इसमें आपका ईसी तो ये आपका क्या होगा? लेस देन 4 होगा. ये हमारा रहता है. एसिडिक सोइल में लेस देन 6.5 पीएच रहेगा और बाकियों से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है? प्रॉब्लमेटिक सोइल का एक क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज है, ये कोई बहुत बड़ी हार्ड चीज नहीं है. डोंट वरी, जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझा भी दूंगा ये चीज कि कैसे याद कर सकते हो. लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी आपको इतना ही करना है कि ये वैल्यूज आप लोग याद रख लीजिए सो दैट आपका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर जो हो वो गलत ना हो. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ. ठीक है, या इसको कई बार ये बोला जाता है इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन प्लांट. ये भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन जो रहता है वो क्या आ जाता है? डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो आप बताइए कि इसके अंदर आपका क्या होगा? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? क्या इसके अंदर बायो फर्टिलाइजर या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो सकता है? क्या इसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर या बायो फर्टिलाइजर्स हो सकता है? क्या इसके अंदर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर या बायो फर्टिलाइजर हो सकता है? यस और नो? इनमें से कौन सा होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. आंसर आपका क्या रहेगा? फोर्थ. कैसे बताता हूं, रुकिए. देखो एक्चुअल में ये आपकी एफएओ के द्वारा जो दिया गया है वो डेफिनेशन है, इसको पढ़ने की कोशिश करना. इसमें क्या लिखा गया है, इसका डेफिनेशन में बोला गया, या फिर इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हो आप लोग. तो इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आप लोग द फील्ड लेवल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कंसीडर्ड अंडर द हेडिंग ऑफ इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वुड इंक्लूड द यूज ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, नेचुरल एंड मिनरल फर्टिलाइजर. अभी मिनरल फर्टिलाइजर में जब बात आएगी तो डेफिनेटली इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे बेटा. उसके बाद क्या है, बाकी तो दोनों चीजें थी क्योंकि उसके अंदर क्या था आपका, यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर थी और आई थिंक सो आपकी मैन्योर थी, तो दोनों तो आंसर है जाएंगे ही जाएंगे. लेकिन अब प्रॉब्लम फर्टिलाइजर की लग रही थी. तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मतलब केवल ये नहीं है कि जो हमारे हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं. फर्टिलाइजर का मतलब आपका डेफिनेटली जब हम बोलते हैं तो एकदम से माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि शायद फर्टिलाइजर जब वर्ड आ गया तो इसका मतलब यही है कि आर्टिफिशियली जो केमिकल आपके फर्टिलाइजर है वो जब भी लिखा होगा तो याद रखना वहां पर लिखा होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स. क्या लिखा होगा आपका? केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो हमें उस समय आंसर वहां पर नहीं करना है उसको, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो केमिकली या सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी हो सकता है. दो वर्ड वहां पे लिखे हो सकते हैं, या तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर या फिर क्या लिखा हो सकता है? केमिकल फर्टिलाइजर. अगर ये दोनों वर्ड लिखा हो तो डेफिनेटली आंसर हमारा क्या हो जाता, उसके अंदर वो गलत हो जाता. वो ऑप्शन को हम कभी भी चूज नहीं कर सकते. मैंने क्या बोला? दो वर्ड, एक सिंथेटिक फर्टिलाइजर और एक आपका
केमिकल फर्टिलाइजर। इन दोनों को आपका ऑप्शन में नहीं अगर आएंगे तो डेफिनेटली हम उसके अंदर इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन उसको भी अब आपका डेफिनेटली जब इनको यूज किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनको कैसे यूज करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसके, प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है ना? क्योंकि ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हो किसने बोला हुआ है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस GI टैग बासमती राइस इन इंडिया? कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया के अंदर जो कि आपके बासमती राइस को प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर? अब क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं एग्जाम में, यस और नो, है ना? चलिए तो बताइए जरा कौन कौन से आपके स्टेट हैं जो कि बासमती राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं? 3 है और चूज करना है आपको इनमें से ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या ऑल ऑफ दीज। बताइए जरा। 1 एंड 2, व्हाई नॉट मध्य प्रदेश? ओके, कितने स्टेट है उसके अंदर? ओके, चलिए। देखो डिवंस, याद रखना अभी तक केवल 7 स्टेट को जो है वो आपका GI टैग के लिए आपका अलाउ किया जा चुका है कि इन स्टेट के अंदर, और खासकर जैसे कि नितिन ने बताया बिल्कुल सही कि सर जो नॉर्दर्न स्टेट है उन्हीं के अंदर अभी तक क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। तो उसमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट और जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। बाकी स्टेट के अंदर अभी तक MP ने क्या किया था आपका जो है 2020 बोल रहा हूं, 2010 से MP लगातार ट्राई कर रहा है कि हमें भी GI टैग मिल जाए। लेकिन 2020 के अंदर पहले तो मद्रास कोर्ट ने उसको डिनाई किया, उसके बाद आई थिंक सो हाई कोर्ट में गए थे, वहां भी ये लोग डिनाई हो गए थे। क्यों डिनाई हो गए थे? क्योंकि इनके कुछ स्टेट के अंदर ही आपकी कुछ चीजें थी, लेकिन प्रॉपर जो आपका वहां पर एक जिसे GI टैग मिलता है, GI टैग का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग जब मिल जाता है, मान के चलिए आपके स्टेट को GI टैग मिला एक पर्टिकुलर कोई भी क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उस एरिया की आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि यहां पर बेस्ट क्वालिटी का ये प्रोडक्ट जो होगा वो क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अब आप लोग जानते हो जब GI टैग किसी चीज के लिए मिल जाएगा तो उसका एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपका मिल चुका है और वर्ल्ड लेवल पर वो चीज इंडिकेट हो रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? और वहां के लोग उसको प्रॉपर्ली ग्रो करवा सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपकी वही वैरायटी जो वहां ग्रो करवाई जा रही है, अगर आप लोग किसी दूसरे स्टेट में जाकर ग्रो करवाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको GI टैग मिला रहेगा, या उस स्टेट का पर्सन कहीं दूसरे स्टेट में जाकर ग्रो करवाएगा तो GI टैग मिला रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। GI टैग का मतलब है कि उसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर वो प्रोडक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रो करवाना पड़ेगा, और उसी जो प्रोडक्ट वहां पर आपके जो प्रेजेंट है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, उन्हीं का यूटिलाइज करते हुए। जैसे अगर मैं बीकानेरी भुजिया की बात करता हूं तो बीकानेरी भुजिया का मतलब है कि बीकानेर के ही भुजिया जो है वहीं पर वो प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर किया जाएगा, वहीं के जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बीकानेर का अगर कोई भी पर्सन जाकर बाहर कोई प्रोडक्ट को अगर ग्रो करवाता है और आपका अगर भुजिया प्रोडक्शन करता है तो इसका मतलब उनको भी आपका सेम मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहां पर आपका GI टैग का मतलब है कि पर्टिकुलर एक लोकेशन को वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ना कि पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर आपकी क्रॉप को। वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन जो है वो पर्टिकुलर एक लोकेशन के ऊपर है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। समझ में आया? चलिए, तो यहां पर आपका आंसर जो है क्या है, 1 एंड 2 आपका आंसर। और इसी के साथ ये रहे आपके यहाँ पर स्टेट जिनकी मैं बात कर रहा था, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। मध्य प्रदेश मूव टू ए स्टैट्यूटरी अपोजिशन, मतलब आपका कोर्ट में गया था बट डेफिनेटली अभी तक क्या है आपका डिनाई। और कितने स्टेट के लिए, 13 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए, 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाय प्रोडक्ट ऑफ सुगर केन इंडस्ट्री? जरा बताइएगा सुगर केन इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? बहुत ही बढ़िया सानंद, जस्ट बताइए। अबे पेट्रोलियम भी तो बनता है मोलेसिस से, समझ में आया? तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ,
अल्कोहल प्रोडक्शन होता है मोलेसिस से, ना कि पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जेली लिखा है, साफ लिखा है, तो इट विल बी नॉट आंसर। तो बायो प्रोडक्ट आपके केवल 4 हैं, और ये 4 कौन कौन से हैं? दीज आर द कैंटॉप्स, बैगेज, मर्ड्स एंड मोलेसिस। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये आपके 4 क्या हैं? शुगर केन के बायो प्रोडक्ट है, या शुगर केन इंडस्ट्रीज के बायो प्रोडक्ट हैं। ऑलवेज रिमेंबर दीज ऑल, ठीक है। शुगर केन टॉप्स क्या होते हैं? जो ऊपर का पार्ट होता है, उससे शुगर केन प्रोडक्शन, शुगर तो प्रोडक्शन होती नहीं है, उसको काट के आपका रिमूव करके आपका एज ए यूज कर सकते हैं, फ्यूल, बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं उसका ना, जलाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, एज ए ट्रेशेस यूज कर सकते हैं, मल्चिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे तो अरे यार, इस क्वेश्चन का आंसर अगर किसी ने नहीं दिया ना तो पक्का 5 रुपए भी डालना पड़ेगा आपको। जल्दी से हाथ खड़े करना, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया था आपकी क्लास के अंदर। अगर इसका आंसर आप लोगों को नहीं आता है, चाहे आप आंसर दो चाहे आप आंसर नहीं दो, अगर हाथ आपका खड़ा नहीं है चाहे खड़ा है, अब डेफिनेटली ऑनलाइन वाले जल्दी से चैटिंग के अंदर आंसर लिख के दीजिए। अगर आंसर गलत हुआ आपका या नहीं दिया तो 5 रुपए आपको डालना पड़ेगा, वरना अकाउंट बंद कर दूंगा 5 रुपए के लिए। हाथ खड़े कर लो और कॉपी में नाम लिख लो जल्दी से उसका, बिना इधर उधर देखे, ऑफलाइन वाले। और ऑनलाइन वाले चैटिंग के अंदर जल्दी से नाम भेजिए मुझे। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो डेफिनेटली आपको इसका जुर्माना भुगतना ही पड़ेगा। अभी कॉपी के अंदर नाम लिखिए, बंद करिए कॉपी जल्दी से ऑफलाइन वालों, और ऑनलाइन वालों जल्दी से नाम भेजो, वरना पक्की बात है आज अकाउंट आपका बंद होगा। चाहे कुछ भी कर लेना भाई, गाड़ियां निकालना, मार लेना, पीट लेना, केस कर देना 15-20 है। हाँ भाई, रुक जाओ। हाँ जी सर, क्या लिखा है? अरे वाह, वेरी गुड। यहां भी, अरे वाह, ये फंस गया, एक फंस गया, एक अभी तक। दो फंस गए। जल्दी से लिखो, मैं पहले बोल रहा हूं, वरना आज का पक्की बात है, मैं पहले बोल रहा हूं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। जिन लोगों का हो रहा है उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर डायरेक्टली चल रही है, और जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद उन बच्चों का जिन्होंने नहीं लिखा है आंसर, अकाउंट ब्लॉक करूंगा, चाहे आप कुछ मर्जी कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लोगों ने लिखा है अभी तक, दो और आगे चलो 25 है। बाकी लोग नहीं लिख रहे हो? हिंद यादव, सुदीन, प्रिंस, मुस्कान हो गया, प्रविंदर हो गया, खुशबू हो गया, जिनका नाम ले रहा हूं हो गया, भारत, संजय, मलिक, जोतप्रीत। बेटा जोतप्रीत आपका आंसर गलत है, और सुदीन का भी आंसर गलत है, और वैष्णवी का आंसर गलत है, तरुण का आंसर भी गलत है, देविंदर प्रीत का आंसर गलत है, नितेश का आंसर गलत है, अरे बाकी लोग सोने आए हैं क्या यहाँ पे? हर्ष राणा का आंसर सही है, मैंने सोचा गलत है ये। रोहित पकड़ा गया, आंसर गलत है। नितेश, रोहित, तरुण, जोतप्रीत, वैष्णवी, आंसर गलत है बेटा।
जल्दी से 5-5 रुपए कर देना क्लास के तुरंत बाद। अरे बाकी लोग भाई नहीं भेज रहे हो क्या? चलिए फिर मत भेजो, ठीक है। वेट करना क्लास के बाद क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, फिर फोन करना सर। ठीक है ना कि सर अकाउंट नहीं चल रहा है हमारा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा अकाउंट कैसे चलता होता आपका। हाँ मत करो आंसर, नॉट ए बिग डील अभी। ठीक है ना, जल्दी से। नहीं, जिन्होंने नहीं किया मैं बोल रहा हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो इशू। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? अबे कहाँ गया? कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, ये आपको जब फार्मिंग सिस्टम मैंने करवाया था तब अच्छे से बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो ये आपकी गलती है, हमारी नहीं है। ठीक है। हाँ जी बताओ, कस्तूरी कॉटन क्या है? कस्तूरी कॉटन क्या है? हुँ? क्या है? फर्स्ट वन, गुड। इंडियन प्रीमियम कॉटन ब्रांड एक्चुअली में क्या है, ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उनके द्वारा आपका 7 अक्टूबर 2020 जो कि वर्ल्ड कॉटन डे होता है, उस दिन इसको क्या किया गया था, आपका रिवील किया गया था एज ए आपका जो है कि ये ब्रांड और लोगो के साथ ये आपका लोगो है और ये आपका ब्रांड बनाया गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सके कि आपका जो लॉन्ग स्टेपल आपका कॉटन है उसको एक कहीं ना कहीं अलग से पहचान मिल सके और अलग से आपका जो है, क्योंकि कॉटन के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए, कॉटन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और कॉटन के प्रोडक्शन को बार बार जो आपका इम्प्रूवमेंट किया जा सके इसके अंडर में। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो आपकी टर्म है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आया है, फार्मर लोकल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर इंटरेस्ट पार्टी आर द शेयर होल्डर ऑफ एफपीओ। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी होती है उसमें ये सारे क्या होते हैं, आपके शेयर होल्डर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, नाबार्ड हैज डेडिकेटेड फंड टू प्रमोट एफपीओ। डेफिनेटली नाबार्ड के अंडर में आपका जो फंड है वो इसके लिए आ रहा है, बार बार आपका प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या होगा, 1 और 2। और ये जो आपके नाबार्ड के द्वारा जो फार्म सेक्टर डेवलपमेंट आपका डिपार्टमेंट है उसके अंडर में ये फंड आपके सारे के सारे रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका अगला जो पार्ट है उसमें आपका क्या है, ये आपके रिलेटेड और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं भी आपका आ सकता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग नीम कोटेड यूरिया इन फार्म। तो बिल्कुल आपका अगर आंसर आपको आता है तो हाथ खड़ा कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग जो है हाथ नीचा रख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज ध्यान रखना कि मुझे इगोइज्म मत शो करना कि क्लास के बाद कि सर मेरा अकाउंट बंद कर दिया सिर्फ से क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन वाकई में, चाहे मैंने इतने दिन कुछ किया हो नहीं किया हो, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था ना जिसने, पक्का आपका अकाउंट क्लोज मिलेगा। और अगर आपने चैटिंग में उसका आंसर नहीं दिया है तो, क्योंकि मेरे पास जो आपका देखने वाली चीज़ है वो चैटिंग ही थी। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन अकाउंट बंद होगा, डेफिनेटली बंद होगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना। और 3 दिन के लिए बंद ही रखेगा। चलिए, 3 दिन में आपके टेस्ट भी होंगे और 3 दिन के लिए आपका अकाउंट बंद रहेगा। ठीक है, चलिए इसका आपका आंसर क्या हो सकता है, चलिए बताइए जल्दी से। ओनली वन, वेरी गुड।
अच्छा, ओनली सेकंड वाले कौन कौन है, हाथ खड़े करना। ओनली सेकंड वाले हाथ खड़े करिए। ओके, बहुत ही बढ़िया। ओनली वन वाले हाथ खड़े करिए अभी। ओनली वन वाले हाथ खड़े करें। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। केवल सिंगल वन। ओके, अभी बोथ वन एंड टू वाले हाथ खड़े करिए ऑप्शन सी के लिए। रेज योर हैंड। ऑप्शन सी वाले हाथ खड़े करिए। ओके, हाँ भाई, इधर ऑप्शन पहले ए वाले केवल, बी वाले और सी वाले। गुड। चलिए, देखो डियर, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि नीम कोटेड यूरिया जो आया था वो आपका, पहले बता सकते हो कि नीम कोटेड इंडिया के अंदर जो है वो कब से आपका 100% नीम कोटेड यूरिया आना स्टार्ट हो गया था। इंडिया के अंदर 100% नीम कोटेड यूरिया कब से आना स्टार्ट हो गया था। इंडिया को नीम पेटेंट कब मिला था, जरा हाथ खड़े करिएगा। इंडिया को नीम पेटेंट जो मिला था वो 2005 में मिला था। ठीक है, यूएसए के साथ इसका जो वर्ल्ड आपकी कोर्ट है, यानी कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है, उसके अंदर आपका एक केस चल रहा था, जिसके अंदर इससे पहले यूएसए ने दावा किया था, यूएसए ने प्रॉमिस किया था कि ये जो नीम का पेटेंट है वो हमारा है। लेकिन इंडिया और दोनों ये फाइट कर रहे थे, लेकिन 2005 में रिजल्ट आया और इंडिया को जो है नीम का पेटेंट मिला था 2005 में। उसके बाद क्या हुआ था, 2015 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद जो है आपका, इससे पहले ऐसी बात नहीं है कि चल नहीं रही थी, नीम यूरिया पॉलिसी आपकी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद देखा गया कि धीरे 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 और भी बहुत सारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन यूरिया की रिडक्शन करने के लिए। आज अगर 2020 में आप लोग देखोगे, मतलब अभी 2021 का डेटा नहीं आया, लेकिन 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल आपका, आई थिंक सो, अगर हम बात करते हैं जितना फर्टिलाइजर यूज होता है तो उसका अप्रोक्सीमेटली 53 है या 52%, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए रिपोर्ट को, लेकिन मेरे हिसाब से 52 या 53 दोनों में से एक डेटा है। तो उतना परसेंट केवल यूरिया यूज होता है टोटल फर्टिलाइजर का, चाहे आप डीएपी डालते हो, पोटाश डालते हो, कुछ भी डालते हो, सभी फर्टिलाइजर का मिलाने के बाद भी 52 या 53% केवल यूरिया यूज होता है। ये आपका 2020 का डेटा है, फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग। और इसमें याद रखना कि आपका जो फर्टिलाइजर यूज हो रहा है उनमें से मैक्सिमम यूरिया है, और यूरिया हम अगर ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो पहले क्या होता था, जो नॉर्मल यूरिया था, अब प्रेजेंट टाइम में कोटिंग आने लग गया, एक तो नीम कोटिंग से या फिर आपका सल्फर कोटिंग है ना। तो ये आपकी कोटिंग जब आती है तो उसका फायदा क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, और पहले क्या दिक्कत थी। तो देखो डियर, पहले क्या होता था, आप यूरिया जैसे ही अप्लाई करते थे सोइल में, ये क्या होता था, डायरेक्टली आपका अमोनिया में कन्वर्ट होता था, और अमोनिया से ये आपका क्या होता था, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता था। एंड इट टेक्स अबाउट, मतलब ये जल्दी ही आपका 2 या 3 दिन के अंदर क्या हो जाता था, ये आपका प्लांट के द्वारा अपटेक कर लिया जाता था, या जो बचा हुआ नाइट्रोजन था वो लॉस हो जाता था, कहाँ, एनवायरमेंट में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए, नीम कोटेड यूरिया, यानी कि नीम के अंदर जो उसका ऑयल है और उसका जो आपका एक पर्टिकुलर कंटेंट है जिसको हम बोलते हैं एजाडिरेक्टिन, तो वो आपका अब क्या किया जाने लगा है, इसके ऊपर कोटिंग की जाने लगी है। उस कोटिंग का फायदा ये होता है डियर कि उस कोटिंग करने से अभी प्रेजेंट टाइम में, पहले क्या था, यूरिया जो होता है, यूरिया की नेचर है हाइग्रोस्कोपिक, यूरिया की नेचर क्या है आपकी, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के अंदर, अभी जैसे विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, और अगर आप लोगों ने बाहर नमक को रख दिया तो आपको पता होगा कि नमक क्या कर लेता है, पानी सोख लेता है, और उसकी वजह से वहां पर वो नमक गीला गीला नजर आता है कि नहीं आता। तो सेम ऐसी ही कंडीशन यूरिया के साथ होती थी, यूरिया आपका वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता था, तो वो आपका उसी नेचर को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब जब उसके ऊपर ऑयल की कोटिंग हो जाएगी, तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि स्लो रिलीज यूरिया,
तो अगर ये वाटर में सोल्यूबल हो पाया, जो आपने पहले किसी ने बोला था इट इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ यूरिया इन वाटर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज ही हो रही है तो डेफिनेटली वो जल्दी से वाटर में सोल्यूबल होगा, जल्दी से रिलीज कर देगा। लेकिन इसी चीज को आपका रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया था, नीम कोटेड यूरिया को लेके आए थे। दूसरी बात, अब आपका जो नीम के अंदर केमिकल है एजाइटिरेक्टिन, वो एज ए आपका डिजीज और इंसेक्ट के अगेंस्ट में वर्क करता है, तो डेफिनेटली अब क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा, किसका, इंसेक्ट और डिजीज यानी कि पेस्ट का अटैक का आपका जो रिडक्शन है होगा। तो आपको जेन्युइन आंसर मिल गया होगा, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन क्या आएगा, केवल है टू ओनली। ठीक है, अगर आपने टू ओनली बोला है तो बहुत ही बढ़िया, वरना आपका आंसर गलत है। ये नीम कोटेड यूरिया के बेनिफिट्स हैं, सॉइल के अंदर हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा डेफिनेटली, हम लोग जानते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जल्दी से यूरिया मिक्स होता था तो उससे क्या हो जाता था, वो यूरिया आपका रन ऑफ हो जाता था या फिर आपका एनवायरमेंट में लॉस हो जाता था। दूसरा, रिडक्शन इन यूजेज ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, अब आपका डेफिनेटली पहले ज्यादा केमिकल्स को, फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अभी कम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होगा, रिलीज होगा। डेफिनेटली रिडक्शन इन द पेस्ट एंड डिजीज अटैक लिखा हुआ है आपका। उसके बाद एन इंक्रीज इन यील्ड ऑफ पैडी, सुगरकेन, मेज एंड सोयाबीन, क्योंकि देखो क्या होता था, पहले वो जो हम नाइट्रोजन अप्लाई करते थे जल्दी से रिलीज हो जाता था और बह जाता था, लेकिन अभी क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका यूज होगा। उसके बाद क्या है, नेग्लिजिबल डाइवर्जन टूवर्ड नॉन एग्रीकल्चर आपका पर्पज। अब देखो पहले क्या होता था, नीम कोटेड यूरिया को जो लोग यूज करते थे, इसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती थी। कैसे, अब आप लोगों को याद होगा कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए भी नीम कोटेड यूरिया आया था। बोलोगे सर कैसे आया था, पहले क्या होता था, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते थे, और दूसरा आपकी जो मिल्क, आपकी जो डेयरी होती है उनके अंदर भी इसको यूटिलाइज किया जाता था। किस लिए, डेयरी के अंदर फैट कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए, और टेक्सटाइल में उसके जो कपड़े होते हैं हमारे, उन क्लोथिंग की वॉशिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। मैं दोबारा बताता हूं आपको यहां पर कि आपका क्लोथिंग की वॉशिंग के लिए, और दूसरा हमारा जो यहां पर आपका जो दूध है उसके अंदर फैट कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए उसको यूज किया जाता था। अब क्या होगा, अब इसके अंदर नीम कोटिंग कर दी गई है, यानी कि ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया गया। अब डेफिनेटली अगर ऑयल आपका मिल्क में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, पहली बात है वो आपका कड़वा होता है तो वो दूध फट जाएगा, दूसरा वो ऑयल उसके ऊपर क्या हो जाएगा, तैरने लग जाएगा, तो जिससे उसकी, और डेफिनेटली वो कड़वा होगा तो दूध का टेस्ट भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसकी वजह से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा, अब आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जब इसके ऑयल को, अब आपका, आपको भी पता है ऑयल आपकी शर्ट पे लग जाता है तो कैसा, ये कपड़ा खराब हो जाता है, तो इसलिए उसके अंदर भी इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसकी ब्लैक मार्केटिंग या फिर अदर देन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस थे वो क्या हो गए, इसके बंद हो गए, कम हो गए, उसकी तरफ डाइवर्जन इसका कम हो गया, तो ब्लैक मार्केटिंग भी इसकी क्या हो गई, बंद हो गई। उसके बाद है ड्यू टू स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ऑफ नीम कोटेड यूरिया इंक्रीज रिजल्टिंग इन रिडक्शन कंजप्शन ऑफ नीम कोटेड यूरिया एज कंपेयर टू नॉर्मल यूरिया। डेफिनेटली मैंने अभी यही बात बताई थी कि अगर आपका बार बार यूज कर रहे थे तो ज्यादा कंजप्शन था, अभी इसका यूरिया का कंजप्शन क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और 2015 के बाद हम क्या कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू, ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं। ये एक ना एंटो का क्वेश्चन है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, इसके अंदर बोला गया कि द रेट ऑफ डेथ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट वेरियस टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंसेक्ट एंड इंडिकेटेड बाय डेंसिटी, नेटेलिटी, लाइफ ट्रेवल या फिर आपका सर्वाइवरशिप। मेरे अकॉर्डिंग नेटेलिटी इसका आंसर है। ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, मैं फिर भी कंफर्म हो जाऊंगा आपका, अभी तक मैं इसको, इसका आंसर यही नेटेलिटी ही मान के चल रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको अपडेटेशन मिलेगी तो डेफिनेटली मैं बताने का काम आपको कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ये अभी तक एक बार उसमें रख रहे हैं हम, आपका किसके ऊपर, है ना। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे, देखो, एल्केथीन सीट या स्टिकी बैंड इज यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। अब आपको पता होगा जो आपका स्टिकी बैंड होता है वो किसके लिए यूज करते हो आप, डेफिनेटली इसका आंसर अगर आपका जानते हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं जानते हो तो आंसर बता देता हूं, क्या आएगा, मैंगो मिली बग। मैंगो मिली बग को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और एल्केथीन सीट का मतलब होता है पॉलीथीन सीट। ये क्या होती है आपकी, पॉलीथीन ही सीट ही होती है। डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, मिलीबग आपके प्लांट के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसका पूरा का पूरा रैपिंग कर दिया जाता है ट्री के अराउंड में, ट्री के ट्रंक के ऊपर, जिससे क्या होगा, मिलीबग जो ऊपर चढ़ता है तो वो स्टिक, मतलब आपका क्या होता है, डेफिनेटली उसकी वजह से वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं। समझ में आया, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। जल्दी से हाथ खड़े करना। ओके, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जो ए को आंसर करते हैं वो हाथ खड़े करना, जो बोलते हैं कि सर आंसर ए होगा
वो हाथ खड़े करना, बाकी नीचे रखिएगा। बहुत ही बढ़िया। ए वाले हाथ खड़े रखना। ए आंसर है प्रॉपर ड्राइंग एंड स्टोरेज, दूसरा है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, तीसरा है फ्यूमिगेशन, चौथा है बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, मेरा आंसर ये जाता है। अब आप लोगों का देखते हैं क्या जाता है। ए वाले हाथ खड़े करो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बी वाले हाथ खड़े करो। चलिए, ओके, सी वाले हाथ खड़े करिए। फ्यूमिगेशन, बहुत ही बढ़िया। ओके, और डी वाले हाथ खड़े करिए। कोई नहीं है, बड़े गद्दार आदमी हो सारे के सारे। आंसर क्या जाएगा? प्रॉपर ड्राइंग एंड स्टोरेज। देखो डियर, याद रखना, जब हम इसको ड्राई करते हैं तो उस समय केवल आपके जो आपके फंगस है, इंसेक्ट्स के एग हैं, वो खत्म ही नहीं होते हैं। दूसरा, इसका मॉइस्चर लेवल भी आपका लो होता है, और जब प्रॉपर मॉइस्चर लेवल होगा तो उस समय हमारा क्या होगा, आपका यहाँ पर जो ग्रेन है वो खराब होने से ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो बेस्ट मेथड की जब भी हम बात करेंगे, याद रखना उसकी प्रॉपर ड्राइंग करना और प्रॉपर स्टोरेज करना, क्योंकि प्रॉपर ड्राइंग होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आपका वहां पर मॉइस्चर कंटेंट लो हो जाएगा, और मॉइस्चर कंटेंट लो होगा तो डेफिनेटली जो आपके एस्परजिलस फ्लेवर्स जो आपकी हायर मॉइस्चर के ऊपर अटैक करती है वो नहीं कर पाएगी। दूसरा, अगर इसकी प्रॉपर हम ड्राइंग करेंगे तो इंसेक्ट और आपके जो फंगस के एग होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, वहां पर किल हो जाएंगे, क्योंकि जब सन में उसको ड्राई किया जाएगा, धूप अगर ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ज्यादा टेम्परेचर में उनका सोलराइजेशन हो जाएगा और वो आपके मर जाएंगे। समझ में आया बेटा? Which of the following acid is high in mustard oil and low in canola oil? जरा हाथ खड़े करना, बहुत ही बढ़िया। कौन सा एसिड जो है वो मस्टर्ड ऑयल में ज्यादा होता है और कैनोला ऑयल में कम होता है? गुरविंदर, कौन सा होता है भाई? सोफिया, कौन सा होता है बेटा? चलिए, जिसने भी आंसर किया है ए, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मस्टर्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 47% क्या होता है? यूरेसिक एसिड होता है। कैनोला ऑयल जो है उसका नाम कैसे है? CAN का मतलब होता है कनाडा, और कनाडा ऑयल, ये ऐसा ऑयल जो कि कनाडा के अंदर क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब केवल कुछ नहीं होता, इसमें से जो आपका मस्टर्ड ऑयल है उसमें से 47%, इसमें आपका प्लस 47% यूरेसिक एसिड होता है, और इसमें से -47% आपका यूरेसिक एसिड होता है। बस इसी का नाम कैनोला ऑयल है। जब मस्टर्ड ऑयल में से आपका यूरेसिक एसिड को डिक्रीज कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैनोला ऑयल बोलते हैं। 0%। अब इसके अंदर देखा जाए तो क्या क्या फायदे होते हैं इसके रिस्पेक्ट में? इसमें आपका ट्रांस फैट, जो आपके हार्मफुल फैट होते हैं, वो क्या होते हैं? कम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो इसको, हाँ जी, चलिए, दूसरी बात अगर हम बात करें तो ट्रांस फैट की अगर हम बात कर रहे थे तो वो आपका इसमें क्या होता है? कम होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें और क्या फायदा हो सकता है? और ये फायदा होता है कि इसके अंदर आपके गुड फैट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, गुड फैट इसमें ज्यादा रहेंगे और बैड फैट जो होंगे वो इसमें क्या रहेंगे? कम रहेंगे। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, यानी कि ये हेल्दी है उसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया होगा? चलिए, अब अगले जो आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग विटामिन इज प्रिजर्व ड्यूरिंग द पार बॉइलिंग ऑफ पैडी। जब पैडी की पार बॉइलिंग करते हैं तो कौन से आपके न्यूट्रिएंट या विटामिन जो होंगे वो प्रिजर्व्ड रहेंगे? जरा हाथ खड़े करिएगा, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। हिंद ज़ादम। क्यों? कोई और नाम क्यों नहीं? विटामिन सी क्यों नहीं? क्यों? किसने बोला? राइस में विटामिन सी क्यों नहीं होता है? हम्म? मेरा आंसर तो विटामिन सी है। आपका देखो अब क्या होता है। देखो विटामिन बी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपका नियासिन, राइबोफ्लेविन बोल रहा हूँ, आपका ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो किस में आते हैं? इसमें ही आपके होते हैं ना। विटामिन जो बी आएगा, बी के जो बाय प्रोडक्ट है B1 B2 B6 B12, ये सारे इसमें क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं इसमें, सारे के सारे, है ना। अब एक बात बताइए कि पार बॉइलिंग प्रोसेस क्या थी और इसमें क्या होता था, ये बताया ना, समझाया था ना आपको। अब देख लो क्वेश्चन कैसे आते हैं, और केवल एक क्वेश्चन नहीं है, आगे दूसरा क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड हो रहा है। दो क्वेश्चन और सेम एक एक सिंगल आपका, अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर यहां पर मिल जाता है आपको। क्वेश्चन क्या है? इन केस ऑफ राइस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉजेज द विटामिन एंड मिनरल्स टू मिटिगेट इनटू द एंडोस्पर्म, यानी कि सारे के सारे जो आपके मिनरल्स और न्यूट्रिशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एंडोस्पर्म के अराउंड चिपक जाते हैं। तो आपको बताया था कि पार बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है राइस के अंदर, उसमें हम क्या कर देते हैं? पहले आपके राइस के विद हस्क उसको डिप कर देते हैं किसके अंदर? पानी में, और फिर उसकी क्या कर देते हैं? हीटिंग करते हैं किसके द्वारा? वैक्यूम के द्वारा, या फिर उसके, वैक्यूम बोल रहा हूं सॉरी, आपके वेपर के अंदर, या फिर उसके अंदर जो है उसको पार्शियली बॉईल कर लेते हैं। पहले पार्शियली बॉईल कर लेते थे, लेकिन आजकल आपका जो है वेपराइजेशन उसका कर लेते हैं, और उसके टेम्परेचर के ऊपर हीट करने से क्या होता है? जो उसके शेल के अंदर या हल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके एंडोस्पर्म यानी कि ग्रेन के ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली डिपॉजिट हो जाते हैं, और डिपोजिशन की वजह से उसका मिनरल और न्यूट्रिशन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, सो दैट हम यहां पर क्या कर देते हैं? उसको अब प्रॉपरली आपका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब बताओ बेटा, समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में ना? अब जो आपको पढ़ा रहे थे उसमें लगता है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कुछ लग रहा है ना? तो क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार से कुछ रहता है, ठीक है। अब ये है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, लेकिन क्वेश्चन आएगा उसी में से जो पढ़ाया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, इस बात को समझना। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो अगला आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन, अरे आंसर ही दे दिया, गलत बात है भाई। ठीक है, अगर हॉल टेक्निक जो है वो किसके लिए सूटेबल है? एल्कली सॉइल के लिए सूटेबल है। डोंट वरी, ये जब हम आपके प्रोब्लेमेटिक सॉइल को पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें टेक्निक में क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है वाटर की, उसको मेजर करने के लिए में आपका यूज किया जाता है, लेकिन कैसे इसके अंदर यूज किया जाएगा एल्कली सॉइल में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अरे यार आंसर सारे आगे तो गलत बात है, आगे इनको वो नहीं किया क्या? तो बिल्कुल बहुत गलत बात होगी। चलो इसके अंदर क्या है? हाउ मेनी टाइम्स सी आई एंड एम ए आई कोइंसाइड विद ईच अदर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ट्री। अब देखो ग्रोथ की बात जब करते हैं तो ग्रोथ से क्वेश्चन और भी कैसे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका यहां पर देखा जाए तो क्या है कि करंट एनुअल इंक्रीमेंट और मीन एनुअल इंक्रीमेंट, ये दो बातें बोली गई है, और बोला गया कि एवरी ईयर द वॉल्यूम ऑफ ट्री इंक्रीज बाय क्वांटिटी नोन एज, यानी कि क्या हो रहा है कि एक साल के अंदर कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। क्या बोला यहां पर है कि आपका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ बाय द क्वांटिटी। अब आपकी पहले जो क्वांटिटी टोटल है उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है, वो यहां पर क्या होता है? आपका करंट एनुअल इंक्रीमेंट होता है। और ये हर साल मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए 5 से 10 साल के उसको इंटरवल पे हम लोग करते हैं। दूसरी बात क्या बोलेगी? मीन एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब होता है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ए ट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स एज। वॉल्यूम को जब आप एज के साथ डिवाइड कर देते हो, वो हमारा क्या आ जाएगा? मीन एनुअल इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से मीन एनुअल इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि पर ईयर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो टोटल वॉल्यूम होगा, मान के चलिए मैं आपसे बोल दूं कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, है ना, और 50 के 50 बच्चों ने 100 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर मीटर का एरिया कवर किया हुआ है, तो एक बच्चे ने कितने स्क्वायर मीटर का एरिया कवर किया हुआ है?
दो, है ना, मीन तो यही आ गया ना। सेम उसी प्रकार से यहां पर कि टोटल वॉल्यूम आपका जितना होगा वो आपके जितने साल हो चुके हैं उससे डिवाइड कर दो, वो हमारा क्या आ जाएगा, मीन एनुअल। जब इसको निकाला जाता है ना तो ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से बनता है दोनों का, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कभी भी क्या मीन एनुअल आपका जीरो हो सकता है, कभी भी जीरो हो पाएगा क्या, नो, कभी भी आपका जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से स्टार्ट होता है और बाद में इस प्रकार से आपका चलता रहता है, मतलब आपका ऊपर नीचे होते रहेगा, डिपेंड करेगा, लेकिन बाद में। दूसरी बात क्या है, यहां से ही आपका जो है जो एक एक प्रकार से क्या कहते हैं कि एक साल के अंदर जो आपका मेजर कर रहे थे करंट एनुअल जो आपका इंक्रीमेंट, वो इस प्रकार से होता है। तो दोनों एक जगह पे आपके क्या कर देते हैं, ये मतलब एक दूसरे के साथ आपके इंटरसेक्ट करते हैं, एक जगह पे इनको कट करते हैं। तो डेफिनेटली हमेशा याद रखना कि ये कितनी बार आपके एक दूसरे के साथ टच करेंगे, एक बार, कब, एक साल में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ आपके स्पाइसेस, कौन सी, ब्लैक पेपर, है ना, पेपरम इसको क्या बोलते हैं आगे मेरे को याद नहीं है? नहीं, अरे काली मिर्च तो बोलते हैं इसको साइंटिफिक नेम पेपरम ऐसे कुछ होता है, देख लेना एक बार, पेपरम लेगिम ऐसे पता नहीं क्या है, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है। ये नहीं आता है आपके एडीओ वालों के लिए, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन आपका पढ़ लेना अगर एक बार देखो। हाँ ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है जरा देखो, द फॉलोइंग इज यूज फॉर द सॉइल सोलराइजेशन, सॉइल सोलराइजेशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, राइस स्ट्रो, सुगरकेन ट्रेस, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन या फिर ब्लैक पॉलिथीन। व्हाई नॉट ब्लैक पॉलिथीन, जरा हाथ खड़े करना जो बोलते हैं कि सर ब्लैक पॉलिथीन नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे इसके साथ, हाथ खड़े करिए कि वाई वी आर नॉट यूजिंग ब्लैक पॉलिथीन, बट वाई वाई रीजन है कि क्यों। ओके नितेश जी बताइए। हाँ जी, नहीं मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका लास्ट वाला यूज क्यों नहीं करते हैं। एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो अच्छी बात है ना, एब्जॉर्ब होना तो। ओके देखो बिल्कुल सही, जब भी हम बात करेंगे कि ब्लैक पॉलिथीन और व्हाइट पॉलिथीन तो डेफिनेटली यहां पर आंसर देखो, समर में समराइजेशन जो आपका सोलराइजेशन जो करते हैं वो हमेशा व्हाइट शीट को यूज करेंगे, ट्रांसपेरेंट शीट को यूज करेंगे। लेकिन आपके विंटर सीजन में ब्लैक पॉलिथीन शीट यूज करते हैं, किसके लिए, मल्चिंग के लिए। याद रखना क्या बोला मैंने यहां पर, विंटर में मल्चिंग के लिए यूज करते हैं ब्लैक पॉलिथीन शीट को, किसके लिए, क्योंकि रीजन क्या होता है, डोंट वरी ये आपको समझाया जाएगा जब आपके ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाला हम पार्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो ब्लैक पॉलिथीन है वो हीट को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है बट ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो डेफिनेटली आपका वहां पर जो सर्दियों के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो सर्दियां गर्मियां आ जाती है उसमें आपका जो ट्रांसपेरेंट है वो डेफिनेटली आपका हीट को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, और इसीलिए सोइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और सोइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके फंगस और जो आपके वहां पर बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, या फिर इंसेक्ट के आपके जो एग होंगे वो भी किल हो जाएंगे, वीड के सीड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। इसीलिए हम सॉइल सोलराइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। समझ में आया, ठीक है। अगला हमारा यहां पर अगला है, मोटल लीफ इन सिट्रस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मोटल लीफ जो सिट्रस में है वो किसकी वजह से होगा, कॉपर, जिंक, आयरन और बोरॉन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तरुण शर्मा, जिंक, आंसर क्या होगा, जिंक। Which soil structure is best for the plant growth, है ना, ये याद रख। मोटर लीफ, अरे वो डिसऑर्डर था प्लांट के अंदर। एक सेकंड, देखो इसमें क्या होता है डिसऑर्डर, अभी आपको न्यूट्रिएंट पढ़ा ही नहीं है ना, डोंट वरी फिर आने दे, सारा कुछ ही बता देंगे। इसका आंसर क्या है, ग्रेनुलर एंड क्रम्बी। द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। हाँ भाई, वेरी गुड। अमनदीप सिंह, कौन,
फोर्थ, ओके वेरी गुड, सिस्टम फाइलोडी, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, सिस्टम फाइलोडी, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, आपका फाइटोप्लाज्मा की वजह से। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा भी लिखा आ सकता है, कई बार माइकोप्लाज्मा भी लिखा आ सकता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के ही टाइप होते हैं। ठीक है, दोनों किसके टाइप हैं, बैक्टीरिया के ही टाइप हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप इज कॉज्ड बाय, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्वेश्चन, लेकिन आया हुआ था इसलिए मैंने इनको एज उठा। ये सारा पेपर पता है कौन सा है, मार्कफेड एएफओ का पेपर है। ठीक है, कितने किसका पेपर है, मार्कफेड एएफओ का पेपर है। और ये समझ लीजिए कि पेपर के अंदर देखो लेवल जो रहता है और स्टेट लेवल का पेपर है, और स्टेट लेवल के, अब ये मत बोलना कि सर उसकी पोस्ट इसकी पोस्ट, एग्जाम का जो लेवल रहता है वो किसी का भी किसी के साथ आपका आजकल मैच करता है। डेफिनेटली अगर कल आपने मार्कफेड एएफओ सॉरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर का एएफओ देखा है तो डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग चेंज कर दिया जाएगा किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो डेफिनेटली डियर वंस आपके लिए भी इसी प्रकार से क्वेश्चन ही होंगे एग्जाम में। ठीक है, बट आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, रिपीटेशन जितना होगा उतना ही समझ लेना कि सही आंसर जाएगा। प्लाज्मोमेरा वेटिकोला। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हीट क्रॉप इज 15, 30, 25 और 35। याद होगा मैंने बताया था कि आंसर क्या है आपका 20 से 25, याद है। तो अब उसके नजदीक कोई ऑप्शन दिख रहा है, केवल 25, तो आंसर क्या होगा 25। ये क्या था, टाइप ऑफ जर्म प्लाज्म विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय ब्रीडर फॉर देयर क्रॉप इंप्रूवमेंट इज, क्या जाएगा, एक्टिव, नो, वर्किंग कलेक्शन। देखो ध्यान से सुनना, जब भी आपकी बात करेंगे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो आपका सीड स्टोरेज होता है उसको हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, तो इनके 3 नाम और भी होते हैं। ये हमारा होता है लॉन्ग टर्म, ये हमारा होता है मीडियम टर्म, और ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म स्टोरेज। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहां पर आपका शॉर्ट टर्म स्टोरेज कौन सा है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज कौन सा है, मीडियम टर्म स्टोरेज कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आंसर जाएगा आपका। ठीक है, और इसी स्टोरेज में ही इनको आपका एक्टिव कलेक्शन, वर्किंग कलेक्शन और बेस कलेक्शन बोल देते हैं। आपका जो बेस कलेक्शन होता है, अब सीड की स्टोरेज की बात कर रहा हूं, सीड देखो वैसे 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको ये भी कहानी समझा देता हूं स्टोरेज के बिहाफ पर, है ना। उनको आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक आपका होता है ऑर्थोडॉक्स सीड और एक आपका होता है रिकैल्सिट्रेंट सीड। तो देखो ऑर्थोडॉक्स सीड वो सीड होते हैं जिनको आप लो मॉइस्चर के ऊपर क्या कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो, 10 या 12% मॉइस्चर से भी कम पे उसको क्या कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो। लेकिन आपका ये जो रहेगा उसको आप कभी भी 12 या 13% मॉइस्चर से बिलो कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हो। 12-13% से मॉइस्चर अगर बिलो हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ये जो जैसे आपका रबड़, कोकोआ, आपका सिट्रस, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑर्थोडॉक्स सीड है उनको ही लॉन्ग टर्म तक क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। इनको तो 5% मॉइस्चर पर भी स्टोर कर लेते हैं, समझ में आया। जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है वो हमेशा 5% मॉइस्चर पे ही होता है, और 5 से 8% होता है मीडियम टर्म स्टोरेज के लिए, और जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है वो नियर अबाउट 10% मॉइस्चर पे क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे थे तो ऑर्थोडॉक्स सीड को आपका जो लॉन्ग टर्म तक, अब वैसे अगर हम बात करें तो जर्म प्लाज्म जो कलेक्शन किया जाता है, मान के चलिए सीड की बात कर रहे थे तो सीड की स्टोरेज की बात कर ली, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम सीड की जब स्टोरेज कर रहे हैं तो जर्म प्लाज्म स्टोरेज की भी बात करते हैं, यस और नो, है ना। तो जर्म प्लाज्म जब स्टोरेज किया जाएगा तो उसमें हम 2 प्रकार की कलेक्शन पढ़ते हैं, एक इन सीटू कलेक्शन और एक आपका एक्स सीटू कलेक्शन। एक आपका इन सीटू कलेक्शन और एक आपका एक्स सीटू कलेक्शन। इन सीटू कलेक्शन जो होता है उसका मतलब होता है कि जो चीज जहां है इन सीटू, इसका मतलब है कि जैसे मान के चलिए आपका एक्चुअल प्लेस जो है वो रहने के लिए, या फिर चिड़ियाघर में हम लोग क्या देखते हैं, आपके शेर, बंदर, हिरण सबको देखते हैं, क्या वो उनका एक्चुअल प्लेस है, नो, उनका एक्चुअल प्लेस कहां होना चाहिए, जंगल में। तो डेफिनेटली वो उनका क्या है, इन सीटू प्लेस है। और एक्स सीटू प्लेस क्या हो गया, चिड़ियाघर। एक्स सीटू प्लेस क्या हो गया, चिड़ियाघर। यानी कि हमारा जो नेशनल जो आपके रिजर्वोयर्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्वोयर्स होते हैं, आपकी सेंचुरी क्या कहते हैं, जीन बैंक सेंचुरीज होती हैं, वो हमारी क्या होती है, डेफिनेटली नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जीन बैंक सेंचुरीज, ये हमारे क्या है, यहां पर है इन सिटू
एज इट इज जंगल के अंदर वहां पर उनको रखा जा रहा है, वहां पर ह्यूमन का इंटरेक्शन जो है वो इंटरफेयर जो है वो क्या है, बैन है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं आपकी इन सीटू सेंचुरी। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर एक्स सीटू सेंचुरी, तो उसके अंदर हम जो जीन बैंक के अंदर उनको स्टोर करते हैं, है ना, हमारे जो रखा जाता है सीड को स्टोरेज, तो उसमें ही आपका आता है यहाँ पर आपका जो है सीड को स्टोरेज जो किया जाता है वो किस में आता है, डेफिनेटली उसके हम स्टोरेज जो करते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की रहती है। ठीक है, तो उसमें अब आपका अगर हम बात कर दे तो इनको आप बोल देते हो सबसे पहले, जैसे बेस कलेक्शन मैंने बोला जो आपका लिखा हुआ था उसी को मैं डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, बेस कलेक्शन को बोलते हो आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज। क्या बोलते हो इसको, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। क्या बोल देते हो आप, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। देखो याद रखना, जब लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें आपका 50 टू 100 ईयर तक इसको आप क्या करते हो, स्टोर करते हो। ठीक है, तो मॉइस्चर आपका जो टेम्परेचर रहता है इस पे कितना रहता है, -18 टू -20 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक आपका टेम्परेचर और भी होता है, दैट इज द -196 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा लिक्विड नाइट्रोजन में इसको हम स्टोर करते हैं, और ये आपका अनलिमिटेड या अनडेफिनेट टाइम जो होगा, अनडेफिनेट टाइम जो होगा उस टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जब तक मर्जी अपना स्टोर किया जा सकता है। तो टेम्परेचर रेंज क्या है हमारा, -196 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा क्या रहेगा, इसको स्टोरेज करने का टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगला आपका कलेक्शन आ जाता है, दैट इज द एक्टिव कलेक्शन। एक्टिव कलेक्शन जो होगा वो हमारा किसके लिए स्टोर किया जाता है, ये मीडियम टर्म स्टोरेज रहता है। क्या रहता है आपका, मीडियम टर्म स्टोरेज। और मीडियम टर्म स्टोरेज जो रहेगा इसमें आपका टेम्परेचर जो लिया जाएगा वो कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात कर रहे थे तो इसमें आपका मॉइस्चर जो था वो कितना हो सकता था, 5% मॉइस्चर हो सकता था। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो मॉइस्चर आपका 5 टू 8 या 5 टू 10% हो सकता है, और इसमें आपका 0 टू यहां पर अगर हम बात करें तो क्या 5 डिग्री सेल्सियस, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना 25 से या 15 टू 30 ईयर भी आप लोग बोल सकते हो, इस टाइम तक आप लोग क्या करते हो, उसको स्टोरेज करते हो। कितना, 15 टू 25 ईयर लिख लेना। ठीक है, ये हमारा इस, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म स्टोरेज या फिर इसको हम बोलते हैं वर्किंग कलेक्शन, और ये जो होता है सीड की मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, देखो किस किस के लिए यूज करते हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे अभी जो क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। अब हम इसकी बात करें तो बेस कलेक्शन को हम लोग यूज करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज को हम यूज करते हैं स्पीसीज के एक्सटेंशन होने से बचाने के लिए। क्या बोला, जो स्पीसीज या प्रजाति आपकी विलुप्त हो जाती है उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको स्टोरेज करते हैं। दूसरा, ये जो स्टोरेज है आपका मीडियम टर्म का, ये आपके सीड के मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर सीड का रिप्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। लेकिन ये जो आपका शॉर्ट टर्म स्टोरेज आएगा इसके बाद, वो हमारा जो रहेगा वो वर्किंग कलेक्शन होता है, और ये हमारा जो रहेगा, ये हमारे जो साइंटिस्ट या ब्रीडर्स जो इसके ऊपर लगातार वर्क करते हैं आपकी सीड को इंप्रूवमेंट करने के लिए, ब्रीडिंग पर्पज के लिए, वो हमारा किस में जाएगा, वर्किंग कलेक्शन, क्योंकि इसके ऊपर वर्क हो रहा है, इसके ऊपर साइंटिस्ट या ब्रीडर्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, आपका वर्किंग कलेक्शन बोला है। और ये आपका 18 से 20 डिग्री सेल्सियस या 18 से 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, और ये आपका जो है 2 साल 3 साल 4 साल तक का टाइम पीरियड होता है, अप टू 5 ईयर, अप टू 5 ईयर। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, 3 से 5 साल बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस प्रकार से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आपको आ गया होगा कि सीड का स्टोरेज जो है, इसमें मॉइस्चर 10 के करीब, 10 से 12 जो आपका एक्चुअल मॉइस्चर होता है ना, जैसे नॉर्मल, उस मॉइस्चर पे 8 से 10 सॉरी 10 से 12 के करीब आप लिख सकते हो उसको। ठीक है, 10 से 12% मॉइस्चर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इसको स्टोरेज कर सकते हो। ठीक है, किसमें एक्टिव में बताया ना, अभी तो बताया था 5 से 8 बोला था, 5 से 10 बोल दो। समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट है किसी का, कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो सीड चल रहा था और सीड के अंदर आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली देख लिया गया, है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके होंगे वो आ सकते हैं। अब देख लो भाई, ये भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है देखो इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन का आंसर बोलो अभी हाथ खड़े करो जो लोग आंसर कर सकते हैं
वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बता रहे हैं। ऑनलाइन में हाथ खड़े करना जो आंसर दे सकते हैं, बस 4 5 हो गए दारासाई। अबे गधो, डेफिनेशन पढ़ लो। द सीड विच आर ड्राइड एट लो मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर विदाउट एनी वायबिलिटी। वायबिलिटी लॉस लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब वायबिलिटी में लॉस नहीं होता इनकी, और लो मॉइस्चर पे स्टोर कर सकते हैं। अभी तो बताया कि रिकैल्सिटेंट को नहीं कर सकते, ऑर्थोडॉक्स को स्टोर कर सकते हैं। इसका हमने नाम लिया कहीं भी? डीफॉर्म सीड वो होते हैं जिनकी सीड की शेप नहीं होती प्रॉपर, ठीक है। और हार्ड सीड, कभी नाम सुना है हार्ड सीड? हार्ड तो कोई भी हार्ड हो जाएगा, बेर का सीड हार्ड होता है ना, डेफिनेटली मेज का सीड हार्ड होता है। तो हार्ड का सीड मतलब जो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, कहानी खत्म, ठीक है। सॉफ्ट सीडेड में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे पपाया का सीड होता है, सॉफ्ट होता है ना, तो सॉफ्ट सीडेड अलग है, हार्ड सीडेड अलग है। मैंगो का सीड क्या है? हार्ड है ना। चलिए, तो ये हमारे सीड के अंदर टाइप रहते हैं। अगर एक क्वेश्चन और आ गया, चलो देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द वायरस फ्री प्लांट आर प्रोड्यूस्ड? एम्ब्रियो कल्चर, एंथर कल्चर, ऑर्गेनिक ऑर्गन कल्चर या मेरिस्टेम कल्चर? जी पंकज जी बताइए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या आएगा? मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। आंसर इसका क्या रहेगा? मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ क्वेश्चंस थे, 5 7 क्वेश्चन और रह गए हैं, लेकिन अभी तक टाइप नहीं हुए थे, बाद में इसको डिस्क्राइब करेंगे। आज वीडियो बन जाएगी तो उस समय देख लेना वहां से, ठीक है। और एएफओ के जो क्वेश्चंस थे, डेफिनेटली डियर वन, जो आपके क्वेश्चन हैं, मैंने आपसे बार बार बोला था, आप देखिए टेक्निक, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डेफिनेटली किस बेस पे आ रहे हैं? सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मानता हूं आप लोग एडीओ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका जो मिक्स्ड फार्मिंग, जो आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग वाला क्वेश्चन था, वो आपसे रिलेट करता है डायरेक्टली। उसके अंदर जो क्वेश्चन आपके आए थे, परमाकल्चर वाला क्वेश्चन था, वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपके साथ, ठीक है। कौन सा? हाँ, सीड का जो कलर लेबल वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें पूछा गया था कि सर्टिफाइड जो ब्लू कलर होता है वो किस सीड, किस कलर, किस टाइप की क्लास का होता है? तो आपका सर्टिफाइड सीड का होता है, बताया था आपको, है ना। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्टली, अब देखो, एक आपका सिंगल टॉपिक हमने किया है, और सिंगल टॉपिक से 4 अभी तक अगर हम बात करें तो 1 2 3 क्वेश्चन इसमें है, और एक क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए? 4 क्वेश्चन प्रेजेंटली 2 दिन के अंदर आपके एग्जाम में देख लिया गया, है ना। और हमने क्लास में किए वो देखने को मिल गए, सबसे बड़ी बात जो है। तो ये नहीं कि क्वेश्चन कोई ऊपर से आएंगे यार, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं उतर के आएंगे, क्वेश्चन यहीं से ही रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? उनको पढ़ना है, उनको डिस्कस करना है। डेफिनेटली अगर आप लगातार रिपीट करते हो इनको, तो आपसे वादा करता हूं यार कि आप लोग इसमें डिमोरलाइज नहीं होंगे कि कभी भी आपके एग्जाम में जो आना था वो आपको पढ़ाया नहीं गया। लेकिन फिर वही बात है कि रेगुलर आपको रहना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। डेफिनेटली आप लोग खुद जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए, हमारी जिम्मेदारी उसके लिए नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है कोई? ठीक है। अब आपका सीड का एक पार्ट रहता है, दैट इज द डोरमेंसी ऑफ सीड, ठीक है। उसको हम लोग आपका कर लेते हैं कि डोरमेंसी के अंदर क्या रहता है, कैसे आपका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। डोरमेंसी होता क्या है, ठीक है। देखो भाई, डोरमेंसी की जब हम बात करेंगे कि डोरमेंसी क्या है और कैसे ये ब्रेक डाउन आप लोग कर सकते हो, इसमें मतलब होता है कि सीड की डोरमेंसी मतलब सीड वायबल होते हुए भी, जिंदा होते हुए भी अगर आपका सीड ग्रो ना कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। डोरमेंसी का मतलब बोलते हैं, जैसे मान के चलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा, खासकर मूवीज में देखा होगा, या फिर आप जो है बचपन में आपका एक खेल खेलते थे, छुपन छुपाई खेला था, चोर पुलिस। उस समय क्या होता था कि जो चोर बनता था वो पुलिस से छिपता था, यस और नो। हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप कर देते थे, ताकि वो जो हमें पुलिस बना है वो हमें ना पकड़े सके। याद है आपको, यस और नो? सेम उसी प्रकार से जो आपका सीड है वो कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, वो सो जाता है, ताकि उस टाइम जो है उसको फेवरेबल या तो क्लाइमेट नहीं मिल रहा है। जैसे आपका डेफिनेटली अगर आप चोर हो तो आपके लिए बाहर फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, क्योंकि पुलिस आपको क्या कर लेगी? पकड़ लेगी, ठीक है। उसी प्रकार से आपका सीड जो है वो सोचता है कि मेरे पास अगर जिबरलिक एसिड नहीं है तो मैं कैसे ग्रो कर पाऊंगा, मेरे पास प्रॉपर्ली अभी एम्ब्रियो डेवलप नहीं है तो मैं कैसे ग्रो कर पाऊंगा। तो आपके सीड की डोरमेंसी के 2 कारण होते हैं।
एक इंटरनल और एक आपका एक्सटर्नल। आपका वहां पर जो चोर पुलिस बने थे तो डेफिनेटली रीजन क्या था, एक्सटर्नल रीजन था, क्योंकि बाहर से कोई आपके पकड़ रहा था, ठीक है। और दूसरा एक इंटरनल रीजन ये था कि आपको डर लग रहा था। ये दो चीजें थी कि नहीं थी? सेम उसी प्रकार से यहां पर भी आपके दो रीजन बनते हैं। रीजन फर्स्ट वन है कि आपका इंटरनल, इंटरनल के अंदर क्या रहेगा कि जब उसका प्रॉपर्ली एम्ब्रियो डेवलप ना हो पाए, तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाया तो क्या सीड जर्मिनेट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। वो तब तक वेट करेगा जब तक उसका एम्ब्रियो आपका डेवलप नहीं हो जाता। जैसे अगर सीड की बात करता हूं तो कैसे, किन सीड के अंदर ये चीज पॉसिबल हो सकती है, या किन प्लांट में आपका ये चीज पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, या किन फ्रूट। देखो आपको पता होगा जो आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं उनको आपकी ब्रेक डाउन करने के बाद, ब्रेकिंग करने के बाद उनको हम क्या करते हैं, आपका जो है आपका आर्टिफिशियली उसको राइप करते हैं, आर्टिफिशियली पका देते हैं। किससे? आपकी इथिलीन को यूज करके। यस और नो, है ना? तो खासकर जो आपका केमिकल यूज किया जाता है जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर बैन किया गया है, व्हाट इज दैट वन? कार्बाइड, है ना? कार्बाइड बैन है डियर, एथरल बैन नहीं है। एथरल यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन कार्बाइड जो है, कैल्शियम कार्बाइड जो आता था वो अभी बैन कर दिया गया है। और अगर इससे यूज किया हुआ, इससे आपका फ्रूट पका हुआ है तो वो आपकी हेल्थ के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, हार्मफुल आपका हैजर्डस होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या रहा, डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब देखो डेफिनेटली डोरमेंसी है क्या, एक तो इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसे हो सकती है? जब सीड का कोट क्या हो, हार्ड हो, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, सीड के ऊपर आपका प्रॉपरली अगर हम बात करें तो उसको टेम्परेचर अगर बाहर से नहीं मिल रहा है, लाइट अगर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा वाटर नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करेंगे, पानी प्रोवाइड करवा देंगे भाई। ओके उसी प्रकार से सीड की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए आपके बाकी मेथड तो ये होते हैं, जैसे जिबरलिक एसिड नहीं मिला तो जिबरलिक एसिड दे दो, पानी नहीं मिला तो पानी दे दो, आपका सोडियम नाइट्रेट नहीं मिला तो सोडियम नाइट्रेट दे दो, ठीक है। अगर लाइट नहीं मिली तो लाइट दे दो, ठीक है। ऐसा हम टेम्परेचर आपका, लाइट या फिर बाकी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दो मेथड जिनसे बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो आपके क्या हो सकते हैं, एक आपका होगा स्ट्रेटिफिकेशन और एक आपका यहां पर होगा स्कैरिफिकेशन, ठीक है। एक आपका होगा स्कैरिफिकेशन और एक आपका यहां पर क्या होगा, स्ट्रेटिफिकेशन। देखो डेफिनेटली जब आप स्कैरिफिकेशन की बात करोगे तो इसका मतलब होता है, स्कैर का मतलब दाग होता है, स्कैर का मतलब क्या होता है, दाग होता है। जैसे मान के चलिए आप अगर किसी भी चीज से हाथ पे भी रगड़ रहे हो तो क्या पड़ जाएगा, दाग पड़ जाएगा, ठीक है। अगर चाकू लिया, चाकू से क्या किया, दाग पड़ जाएगा। अगर गर्म पानी आपके ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा, स्कैर पड़ जाएगा, दाग पड़ जाएगा। अगर हथौड़े से मारा तो क्या हो जाएगा, दाग पड़ जाएगा, है ना। अल्टीमेटली उसका जो इंपैक्ट होने वाला है वो क्या है, आपका एक स्कैर है, एक दाग है। उसी प्रकार से जब भी सीड को आप लोग ब्रेक डाउन करोगे, सीड को आपका ब्रेक डाउन करना, उसको गर्म पानी में डिप करना जिससे आपका सीड कोट सॉफ्ट हो जाए, उसको सल्फ्यूरिक एसिड जो HCl होता है उसका 0.1% सॉल्यूशन लेना, उसमें डिप करना जिससे उसका सीड आपका सॉफ्ट हो जाए, या फिर आपके सीड के आपके अगर हम बात करें तो उसको चाकू से आपका रब करना, उसको जो है उसके ऊपर आपका हथौड़े से उसको तोड़ना, कुछ भी अगर आप कर रहे हो और उसके ऊपर अगर दाग या धब्बा पड़ रहा है, डेफिनेटली वो हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्कैरिफिकेशन होगा। तो अगर आपसे पूछ ले हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो किस मेथड के अंडर आएगा, स्कैरिफिकेशन में। अगर आपसे पूछ ले कि एसिडिक ट्रीटमेंट किया जाता है किस मेथड में आएगा, तो आपका स्कैरिफिकेशन में। लेकिन अगर पूछ ले कि टेम्परेचर कंट्रोल किया जा रहा है और लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आउटडोर प्लांटिंग की जा रही है विंटर सीजन में, या फिर आपका पूछ लिया जाए कि आउटडोर उसको सीड को रखा जा रहा है लो टेम्परेचर में, या रेफ्रिजरेशन किया जा रहा है, तो वो आपका किसके अंडर में आएगा, स्ट्रेटिफिकेशन में आएगा। स्कैरिफिकेशन जो है वो केवल उसको स्कैर प्रोड्यूस करना होता है, लेकिन जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? डेफिनेटली होगा नहीं, लेकिन अगर है तो आप लोग बोल सकते हो। अगर बाकी चीज़ें जो है हम क्लास के अंदर आपका फर्दर जैसे जैसे आपका टॉपिक आता जाएगा उनको डिस्क्राइब करते जाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से आपका बिफोर दिवाली कंप्लीट फीस आपकी डिपॉजिट हो जानी चाहिए। अगर आपकी नहीं होती है तो उस केस में आपके अकाउंट कंप्लीटली क्या कर दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आपसे सेकेंड एक मैसेज आएगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर, इसके अलावा आपसे कोई मैसेज नहीं करेगा, आपका अकाउंट डायरेक्टली ब्लॉक होगा, चाहे आपका 1000 रुपया भी रहता है तो भी।
आपको पे करना पड़ेगा। देर आफ्टर यू कैन टेक और कैरी ऑन योर सर्विसेज डेफिनेटली। अब तो टाइम काफ़ी हो चुका है, अब भी अगर आप नहीं जान सकते हो हमें तो डेफिनेटली मत जानो, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में आफ्टर द, नहीं एक क्लास कल आपकी और है ना, सॉरी 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 सॉरी।